हेलो एवरीवन, टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन आरआरबी एग्जाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस वेयर बाय ए लिक्विड वाटर चेंज इनटू ए गैस वाटर वेपर इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव जल गैस यानी जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। यह आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में 4 बार रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ए सेल डिपेंड्स ऑन द फार्मूला। किसी सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या इस सूत्र पर निर्भर करती है। सूत्र क्या है? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, जहां n है, n बराबर सेल की संख्या, सेल की संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड ए न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? तो परमाणु के केंद्रक में, परमाणु के केंद्रक जिसे कि न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। तो परमाणु के केंद्रक में उपस्थित कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन ही है जो यह निर्धारित करता है कि परमाणु का द्रव्यमान क्या है। तो याद रखिएगा, परमाणु के केंद्र के कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। अगला सवाल, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन के एक परमाणु में कितने, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है ओजोन में। इसका मतलब यह त्रिपरमाणुविक गैस है, त्रिपरमाणुक गैस है। इसे इंग्लिश में ट्राइटोमिक कहा जाता है, ट्राइटोमिक कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, अप टू विच एलिमेंट वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फाउंड टू बी एप्लीकेबल। अष्टक का नियम उस तत्व पर लागू पाया गया है। यहाँ डैश होगा। अष्टक का जो नियम है वह किस तत्व पर लागू किया गया है? तो अष्टक न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। यह क्या है? तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में कहा गया है कि हर तत्व अपने गुणधर्म में 8वें तत्व की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि हर 8वां तत्व अपने गुणधर्म को कंटिन्यू करता है। ठीक है। इसका उदाहरण कौन सा बताया गया है? तो कैल्शियम को इसका उदाहरण बताया गया है। हालांकि न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वह भारी तत्व पर लागू नहीं होता है। ठीक है। अगला सवाल, नेम द केमिस्ट हु प्रूव दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास विच लेड टू मॉडिफिकेशन इन द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ टेबल। उस रसायनज्ञ का क्या नाम है जिसने यह साबित किया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया।
तो यह जो मौलिक गुण है उस रसायनज्ञ का नाम है मोसले। मोसले ने यह सिद्ध किया कि जो परमाणु संख्या वह परमाणु द्रव्यमान से अधिक इम्पोर्टेंट है। परमाणु द्रव्यमान से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके आधार पर उसने आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया, जिसे मोसले की आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त होते हैं? तो इसमें 18 जो समूह होते हैं उसे वर्टिकल होता है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और सात जो है हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता है, तो ये अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम टोटल डैश एलिमेंट वेयर डिस्कवर्ड थ्रू लेबोरेटरी प्रोसेस। कुल कितने तत्वों में से डैश तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रिया के माध्यम से की गई? तो अब तक कुल 118 तत्व खोजे गए हैं, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इनमें से 24 जो है उसे प्रयोगशाला प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है। ये जो तत्व हैं आमतौर पर कृत्रिम, जो प्रयोगशाला से बने हैं वह कृत्रिम तत्व हैं और रेडियोधर्मी पाए जाते हैं। आमतौर पर ये तत्व जो है वह रेडियोधर्मी हैं। ठीक है, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पॉलीएटॉमिक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणिक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर। सल्फर जो है वह बहुपरमाणिक तत्व है। इसका संकेत S है। इसमें कई परमाणु, जैसे सल्फर में 8 परमाणु से मिलकर बना है, 8 परमाणु से मिलकर बना है। इसके विपरीत हीलियम जो है, हीलियम वह 1 परमाणु से मिलकर बना है, 1 परमाणु वाला है। तो याद रखिए सल्फर इसका राइट आंसर है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 288, इट बिलोंग्स टू ग्रुप। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? तो 288 यानी इसका, जिसके बाह्य कक्षा में, अंतिम कक्षा में 8 तत्व होते हैं, यानी वह बाह्य कक्षा पूर्ण होता है, उसका बाह्य कक्षा पूर्ण होता है। ऐसे तत्व जो हैं वह ग्रुप 18 यानी निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं, निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसके अंतिम कक्षा बाह्य कक्षा तभी पूर्ण होता है जब उसमें 8 तत्व पाए जाते हैं। तो 288 में बाह्य कक्षा में 8 तत्व हैं, इसलिए यह पूर्ण हो जाता है और इसे ग्रुप 18 में रखा जाता है। Which of the following reaction is an example of double displacement? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन का उदाहरण है? Na2SO4 BaCl2, अब यह विस्थापित हो गया BaSO4 और NaCl में। आप स्पष्ट देख सकते हैं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलियम में बनने वाला अघुलनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे कोई विलियन में हम कोई चीज़ घुलाते हैं तो उससे जो विलियन में नहीं घुलता है, वह अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, अपक्षेप के रूप में
नीचे तली में बैठ जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पर्सिपिटेट यानी अवक्षेप। ब्लू लिटमस व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन चेंजेस टू। नीला लिटमस अम्लीय विलयन में डालने पर क्या होता है? जब नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। यह क्यों होता है? उसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। जो लिटमस पेपर है, लिटमस यह प्राकृतिक संकेतक है, प्राकृतिक संकेतक है जो कि पीएच लेवल पहचानने में मदद करता है, पीएच लेवल पहचानने में मदद करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग पीएच लेवल कौन एसिडिक होता है, कौन बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ब्राउट इन द फॉर्म ऑफ वायर। धातु का वह गुण क्या होता है जिसके द्वारा उसे तार के रूप में लाया जा सकता है। जब कोई धातु को पीट कर तार के रूप में बदला जाता है तो उसे कहा जाता है डक्टिलिटी यानी तन्यता। यह गुण कुछ ही धातुओं में पाया जाता है, जैसे तांबे का तार बनता है, सोने का भी तार। सोना सबसे आघातभरी धातु होता है, इस कारण इसमें तन्यता काफ़ी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है डक्टिलिटी। डैश इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज and is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons। डैश विद्युत आवेश की एसआई इकाई है और यह लगभग 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश की इकाई क्या है। विद्युत आवेश की जो इकाई है वह है कूलम्ब। ठीक है, तो एक कूलम्ब बराबर होता है, यह बराबर होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, जो कि विद्युत मापन का इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो गया कूलम्ब। व्हाट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यह भी 4 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो इसका दर कहलाता है शक्ति। कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं और इसका एसआई इकाई क्या होता है? एसआई यूनिट होता है वाट। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ए बल्ब ड्राव ए करंट ऑफ 3 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। द पावर ऑफ द बल्ब इज 12 इंटू 3 बराबर 36 वाट। क्योंकि शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर वोल्ट इंटू करंट यानी धारा। ठीक है, तो 36 वाट कुल ऊर्जा को दर्शाता है। विच लॉ और प्रिंसिपल सेज दैट when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। कौन सा नियम या सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबा होता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है जो उसके द्वारा हटाए गए तरल के वजन के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत की परिभाषा है। ठीक है, आर्किमिडीज ने ही तरल में डूबती हुई वस्तु पर अपना सिद्धांत दिया था। इसी के सिद्धांत पर जहाज और पनडुब्बियां तैरती है। जहाज, पनडुब्बी या कोई भी ठोस जो है वह
द्रव पर तैरती है, जिसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत फॉलो होता है। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो यह परिभाषा है आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी। प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, अगला सवाल। व्हाट इज द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल ऑफ ए बिग हॉल दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉल्ड। किसी बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि का बार बार परावर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि स्थिर रहती है, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब यह है कि वह किसी परावर्तक सतह से वापस लौट के उसे पुनः सुनाई देती है। ठीक है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र एक बिंदु होता है, जिसे कहते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है, इंग्लिश में उसे पोल कहते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट्स टीथ। दंत चिकित्सक मरीज के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। डेंटिस्ट या नाई जो है, नाई भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नाई, डेंटिस्ट, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा या सीधा बन सकता है। इसका उपयोग सेविंग मिरर में और सर्च लाइट में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1.0 सेंटीमीटर is placed in front of concave mirror of focal length 16 cm at a distance of 24 cm. The image form is dash and its height is। इसे सीधा रट्टा मार लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा है और इसकी ऊंचाई 2.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वस्तु की जो दूरी है वह फोकस दूरी से अधिक है। इसके कारण जो छवि बनेगी वह उल्टी बनेगी। ठीक है, अगला सवाल। If the power of a convex lens is 3 diopter, then its focal length will be। यदि किसी उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता P बराबर है 3 डायमीटर। फोकल लेंथ बराबर होता है, फोकल लेंथ बराबर 1/P, P बराबर 1/3 यानी 0.33 मीटर। अगला सवाल। विथ कलर among the 7 colors of white light gets least deviated after dispersion of light through a glass prism। कांच के प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण के बाद श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ठीक है, तो इसका एक सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विबग्योर। तो इसमें जो रेड है, रेड का कलर सबसे कम विचलित होगा। ठीक है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है,
इसके कारण इसके अंदर विचलन कम होगी। अगला सवाल, among various electrical safety devices one based on the heating effect of electric current is called। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह फ्यूज कहलाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब भी अधिक धारा प्रभाव होती है तो यह विद्युत सर्किट का फ्यूज जो होता है वह तोड़ देता है, वह गल जाता है, जिससे आग लगने के जैसे खतरे से बच पाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड इज। एक लंबी धारा ले जाने वाली सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या कहलाती है? अच्छा, ताकत कैसी होती है? तो परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह लगभग एक जगह समान होता है। इसी कारण यह विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, अगला सवाल, हु वाज द ऑथर ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही बढ़िया सवाल है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इस क्वेश्चन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा गया है। यह 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कौन थे? जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। तो इसके लेखक कौन थे? तो महान अर्थशास्त्री थे मेनार्ड किन्स। मेनार्ड किन्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। माइक्रो, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी जॉन मेनार्ड किन्स ने। ठीक है, यह जो पुस्तक है, जब वैश्विक मंदी आया था उस समय की यह प्रभावशाली रचना थी। प्रभावशाली रचना थी। कब? वैश्विक मंदी के समय, वैश्विक मंदी के दौरान। ठीक है, अगला सवाल, by changing the rate at which RBI provides loan to commercial bank, it can affect the funding. This rate is called। RBI जिस पर वाणिज्यिक बैंकों का ऋण प्रदान करता है, उसमें परिवर्तन करके वह वित्त पोषण को प्रभावित कर सकता है। इस दर को बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। वह रेट परसेंटेज होता है। रेट परसेंटेज, इसे कहते हैं बैंक रेट। यह बैंक रेट कहलाता है। इसी बैंक रेट में परिवर्तन करके आरबीआई क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड। सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो यह राजकोषीय घाटा का परिभाषा है कि सरकार के कुल व्यय और प्राप्तियां यानी उधारी के छोड़ के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहता है। यह किसी भी देश के वित्तीय स्थिति का संकेतक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वित्तीय स्थिति का संकेतक कौन है? तो यह राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? मैंने कई बार बताया आपको कि वस्तु पर लगने वाला कर वह कहलाता है इनडायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अब यह मत गलत कीजिएगा। और किसी व्यक्ति पर लगने वाला कर, सॉरी उल्टा है, वस्तु पर लगने वाला कर डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट, और व्यक्ति पर लगने वाला कर इनडायरेक्ट। जैसे वस्तु पर कोई भी कर लगेगा, जीएसटी पर लगेगा। जैसे जीएसटी वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, इनकम टैक्स वह इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है क्योंकि वह किसी व्यक्ति पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which 5-year plan of India was chalked out for the period spanning 1974 to 79 with the objective of increasing the employment level, reducing poverty and attaining self-reliance? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 के अवधि के लिए रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थी? तो 1974 से लेकर 1979 तक यह जो काल था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल था, यह स्वतंत्र भारत की ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें रोजगार बढ़ाना, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता पाने पर केंद्रित थी। आत्मनिर्भरता पाने का इसमें लक्ष्य घोषित किया गया था। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी के सरकार के दौरान शुरू किया गया था। आइडेंटिफाई द टाइमलाइन ऑफ द 12th 5-year प्लान इन इंडिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो यह 2012 से 2017 के बीच था। यह स्वतंत्र भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। स्वतंत्र भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समावेशी विकास, टिकाऊ और त्वरित विकास। मोदी सरकार के आने के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। इसीलिए स्वतंत्र भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। Food grains like wheat and rice bought by the government through the Food Corporation of India are called। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न को कहा जाता है बफर स्टॉक। सरकार जो है गेहूं और चावल खरीदती है और इसका भंडारण करती है, जिसे कि आपातकाल और अकाल के सिचुएशन में सार्वजनिक वितरण के रूप में यह काम करता है। तो इसे कहते हैं सेफ स्टोर्स या बफर स्टॉक। विच सेल ऑर्गेनेल एक्ट एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है? तो कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यह कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। विच मॉलिक्यूल इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अभी पढ़ा। किस अणु को कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यह है एटीपी। एटीपी को एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है ट्राइफॉस्फेट। यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसे एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू। हड्डी निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजिक ऊतक, जो कि हमारे शरीर की जो संरचना है उसे प्रदान करती है। और हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अगला सवाल, बाइल सेक्रेटेड बाय लीवर हेल्प्स इन। यकृत से जो स्रावित होता है पित्त निम्नलिखित में मदद करता है। किस में मदद करता है? तो यह पाचन में मदद करता है। यकृत से जो पित्त निकलता है वह पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्ताशय में संग्रहित होता है जहाँ वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन या यूँ कहें इमल्सिफिकेशन होता है। वसा का इमल्सिफिकेशन होता है। यह पाचक एंजाइम नहीं है, लेकिन यह पाचन को सरल बनाता है। ठीक है, तो याद रखें
bile secreted by liver helps in digestion. Which of the following sexually transmitted killer disease is transmitted by a virus? यौन संचारित जानलेवा रोग है एड्स। ठीक है। Which part of alimentary canal carries out the complete digestion of carbohydrates, protein and fats? आहार नली का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो यह है छोटी आंत। छोटी आंत जो है वह पोषक तत्वों का भी पाचन करती है, पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। छोटी आंत में ही पाचन रस जैसे पित्त और अग्नाशय मिलते हैं। पित्त और अग्नाशय मिलते हैं कहाँ? छोटी आंत में। अगला सवाल है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट और कॉल्ड। छोटी आंत के अंदरूनी परत में उंगली जैसे कई उभार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विलाई। विलय। छोटी आंत के भीतरी परत पर यह अंगुली नमा संरचना होती है। जो विलाई है यह पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है, पोषक तत्व के अवशोषण में मदद करती है। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड प्लग्स द लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी? निम्नलिखित में कौन सा शरीर में घूमता है और चोट के बिंदुओं पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को रोकता है? तो यह है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी खून को बाहर जाने से रोकता है। प्लेटलेट्स जो है वह शरीर की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में वह रोक नहीं पाता है, अधिक रक्तस्राव होता रहेगा। डैश इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड ऑफ विच 92% इज वाटर एंड द रिमेनिंग 8% इज प्रोटीन। 8% इज प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड सो ऑन। डैश रक्त का तरल भाग है जिसका 92% भाग पानी है, 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम्स हैं। यह किसके बारे में कहा गया है? तो यह प्लाज्मा के बारे में कहा गया है। प्लाज्मा का लगभग 55% भाग, प्लाज्मा रक्त का 55% भाग है। रक्त का 55% भाग जो है वह प्लाज्मा है और प्लाज्मा का 90% भाग पानी है, 92% भाग, और शेष 8% में मिनरल्स वगैरह हैं। ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्रीदिंग, सेलिवेशन, वॉमिटिंग एंड पेरिस्टेलिस आर कंट्रोल्ड बाय द। सांस लेना, लार आना, उल्टी और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह होता है मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा। मेडुला ओब्लंगेटा सांस, उल्टी और हृदय गति यह सभी को नियंत्रित करता है। कहा जाता है कि यह जीवन रक्षक क्रियाओं को स्वचालित नियंत्रित करता है, क्रियाओं को स्वचालित नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला ओब्लंगेटा। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। However, the volume actually excreted is only। आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक निस्पंदन प्रतिदिन लगभग 180 लीटर होता है। हालांकि वास्तव में उत्सर्जित ऊर्जा केवल इतनी ही होती है। कितनी होती है? 1 लीटर या 2 लीटर प्रतिदिन। केवल 1 से 2 लीटर मूत्र ही बाहर ही निकलता है, जबकि गुर्दा डेली 180 लीटर के आसपास वाटर को क्लियर करता है। बाकी पानी जो है वह फिर से उसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, यह भी 5 बार रिपीट हो चुका है।
ड्यूरिंग पुबर्टी ए वुमेन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज नोन एज। यौवन के दौरान एक महिला के पहले मासिक धर्म प्रवाह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनार्के, पहला मासिक धर्म, मोनार्चे। ठीक है, यह यौवन प्रारंभ होने की पहली घटना है। आमतौर पर यह 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु में होता है। इसे महिला प्रजनन की शुरुआत का संकेतक कहा जाता है। महिला की जो प्रजनन क्षमता है उसकी शुरुआत कहा जाता है। Which part of the human reproductive system helps the embryo get its nutrition from the mother's blood? मानव प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग भ्रूण को मां के रक्त से पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो यह है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण जो है मां के बीच जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। भ्रूण ऑक्सीजन और पोषण जो है प्लेसेंटा के माध्यम से ही प्रदान करता है और अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर करता है। नेक्स्ट है, नेम द प्लांट फ्रॉम विच द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनान इज एक्सट्रैक्टेड। उस पौधे का नाम बताइए जिससे मलेरिया रोधी दवा क्विनैन निकाली जाती है। तो क्विनैन जो है सिनकोना के छाल से निकाली जाती है। यह एंटी मलेरियल औषधि है, यानी मलेरिया के इलाज के लिए यह उपयोग किया जाता है। ठीक है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम इन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट। जीवों के नामकरण में वैज्ञानिक नाम की प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई है? तो इसे कहते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इसे नामकरण का जनक कहा जाता है। इन्हें नामकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने द्विपद नामकरण प्रणाली शुरू की थी। द्विपद नामकरण प्रणाली शुरू की थी। इन्होंने हर जीव को दो भागों में बांटा था, एक वंश के नाम पर और दूसरा जाति के नाम पर। जैसे होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये दो है, इनका एक वंश है और एक जाति के रूप में है। इसीलिए कैरोलिनियस को नामकरण का जनक, वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है।